हर्षवर्धन जी, लगातार अब तो बस 16 घंटे में और यही काम करना है कि डेटा को एनालिसिस करते रहना है, कल तक का इंतजार करना है, तब सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन क्या चौरंगी की सीट की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर बेलाघाटा की सीट की हम बात कर रहे हैं, तुषार कह रहे हैं कि भाई ये लो लाइंग फ्रूट हो सकते हैं क्योंकि एसआईआर में नाम कटे, हारजीत का मार्जिन प्लस वोट शेयर का नेगेटिव ट्रेंड टीएमसी का, वो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन बना रहा है। देखिए बिना सबसे पहले तो ये कि तुषार जो बात कर रहे हैं वो आजकल बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैंने उनकी कई पोस्ट वगैरह देखी तो आजकल उस पर बड़ा काम कर रहे हैं। तो उस लिहाज से वो एनालिसिस के लिहाज से वो ठीक दिखता है कि ये मतलब पकड़ में आने वाली सीटें हैं। अब इसमें दो चीजें बहुत स्पष्ट समझिए। पहली बात ये कि जहां भी तृणमूल कांग्रेस की स्लाइड 8-10% के ऊपर हुई है वो सीट निश्चित तौर पर तृणमूल कांग्रेस हारने वाली है। जिन 10 सीटों की आपने बात की जहां 8-10% के ऊपर की निगेटिव है उसकी, वो तृणमूल कांग्रेस के हाथ से जा चुकी है। ठीक है, चौरंगी की सीट है तो फिर इसमें अभी चौरंगी की सीट भी है उसमें, और नीचे एक सीट जो दिख रही है वो भी मुझे उसमें वही दिख रही। दूसरी एक चीज जो अभी सज्जन जी ने कहा, तो मैं इस पे एक बात कहता हूं कि देखिए 40% बिलो मुस्लिम पॉपुलेशन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहां विन विन की संभावना बहुत ज्यादा होगी। 45% प्लस है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब वो तो संभव नहीं। अगर 40% के नीचे की सीटें हैं तो जिस तरह का पश्चिम बंगाल में जो एक कहें कि सेंटीमेंट दिख रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने की जो संभावनाएं बढ़ती हैं। एसआईआर को हम लोग थोड़ा दूसरी तरह से देख रहे हैं, मतलब मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूं जो ये एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश हुई कि हिंदू वोट ज्यादा कट गए, मुस्लिम वोट कम कटे। इसको आप समझिए कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग लगातार बहुत हाई परसेंटेज के साथ होती है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर डिलीशन को यूं भी देखना चाहिए कि जब हम तृणमूल कांग्रेस के कैडर और वहां की मशीनरी उन सब के साथ देखते हैं, तो जहां भी ये मुस्लिम पॉपुलेशन थी या मुस्लिम पॉपुलेशन के नाम पर वोट थे जो कटे हैं, वो वोट हो सकता है कि फर्जी या बोगस वोट पड़ रहे हैं। फर्जी वोट कटे ये अलग चीज है। एसआईआर डिलीशन में मुझे बंगाल, और ये सिर्फ बंगाल के मामले में, ये देश के और किसी राज्य में ये नहीं हो सकता। बिहार का चुनाव रहा, वहां ऐसा नहीं होता। एसआईआर को आप ऐसे देखिए कि मान लीजिए कि किसी जगह पर 20 वोट 25 वोट कट रहे हैं, तो उन 20-25 वोटों में जिनको हम कह रहे हैं कि फर्जी है, बोगस है, डुप्लीकेसी है, उसमें से 15, 17, 18 वोट तृणमूल कांग्रेस अपने पाले में डलवाती थी। वो तो कोई चेक भी नहीं कर सकता है कि वोट किसने डलवाया, किसने पड़ा हुआ, कैसे पड़ा हुआ। तो मेरा यह मानना है कि वो 5% का जो मार्जिन है, अगर वो हम देखें तो यानी कुल मिला के 5 से 10% की स्लाइड वाली जितनी सीटें इसमें दिख रही हैं, वो भारतीय जनता अपने पाले में ले जा सकती। और एक जो सबसे जरूरी बात, जब हम कहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसी सीटों पर जीत सकती है जहां 50%, 60%, तृणमूल मूलतः ममता बंदोपाध्याय की पार्टी है ना, इसको भी तो समझिए। ममता बनर्जी की पार्टी के साथ वो पूरा का पूरा भद्रलोक जुड़ा हुआ है, वो उसका मोहभंग हो रहा है। यानी जो टीएमसी का जो कैडर वोट है, और मैं बार बार कहता हूं कि देखिए मुसलमान तो इसलिए क्योंकि भाजपा ना आने पाए, मुसलमान तो इसलिए क्योंकि उसको, लेकिन कैडर वोट कौन है? तो पश्चिम बंगाल में ममता जी की पार्टी के सारा कैडर वो भद्रलोक है। लेकिन उन्हीं लोगों में से जो दूसरे लोग हैं, उनको अब उनका मानना है कि अब हमारे लिए जीना मुश्किल हो रहा है, अब हमारे लिए जिसको डेमोग्राफी चेंज कह लीजिए, थ्रेट टू बिजनेस कह लीजिए, थ्रेट टू लाइफ कह लीजिए, वो मुश्किल हो रही। तो अगर आप उसको उस तरह से देखेंगे तो जहां आपको 12 से 14% की लीड दिख रही है, वो लीड कब एक झटके में कपूर की तरह हवा में हो जाएगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और इसीलिए मुझे अभी भी लगता है कि वहां के जो भी मतलब अलग अलग तरह से जो परिस्थितियां बहुत जटिल दिखती हों, भारतीय जनता पार्टी को इन सब वजहों से एज मिलता हुआ दिखता है। ये चुनाव पूरी तरह से बहुत एकदम जिसको कहते हैं टफ कॉन्टेस्ट जो सही मायने में होती है वो दिखेगी, लेकिन परिणाम एक तरफ जाएगा। चलिए, तो टफ कॉन्टेस्ट होगा, कई राउंड की वोटिंग का इंतजार करना होगा। ऐसा नहीं है कि सुबह 11-12 बजे तक ही आप विजेता किसी को घोषित कर दें, तो नेक टू नेक फाइट भी हो सकती है, लेकिन जो परिणाम होगा अंततः वो एक तरफा होगा। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं। अब बात की है तुषार, यहाँ पर आपके एनालिसिस में सर कह रहे हैं कि 5% और 10% जहां पर अपवर्ड स्विंग, जहां पर नेगेटिव स्विंग रहा है टीएमसी के लिए 2024 में, वो कम से कम बीजेपी के लिए निकालना काफी आसान होगा। अब कोलकाता, भद्रलोक का जिक्र कर दिया है सर ने, तो ये जो चौरंगी की सीट है और साथ ही साथ बेलाघाटा की सीट है, तो भद्रलोक के अंदर ही, कोलकाता के अंदर ही आती है, कोलकाता की 11 सीटों में। तो मतलब भद्रलोक, इसका मतलब सीधे सीधे दीदी से नाराज होगा तभी ये 2 सीटें निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो भद्रलोक का भी जो कोर भद्रलोक है ना, बिल्कुल अंदर वाला, ये तो वो है, आउटस्कर्ट भी नहीं है भद्रलोक का। कलकत्ता की मैं अगर आपको बात बताऊं, वहां पर इस बार 2-2 घंटे लगकर
उन लोगों ने वोट किया है जो आमतौर पे वोट करने के लिए निकलते ही नहीं थे, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस की इतनी ज्यादा प्रेजेंस थी, तो सबको एक एक करके वोटिंग बूथ में घुसाया जा रहा था, एक एक बार में सबका वोट दिया जा रहा था, पर सबने 2-3 घंटे लाइन में लगकर अपना वोट दिया है। सोसाइटियों में जहां लोग कहते थे कि हमें बाहर जाने में थोड़ी संकोच होता है, सोचना पड़ता है, उन लोगों के सोसाइटियों में वोटिंग बूथ लगे। पर एक जरूरी चीज, क्योंकि हम आगे और सीटें भी एनालाइज करेंगे, ये 53 सीट जरूरी क्यों है। मैं नहीं कहता कि भाजपा ये 53 की 53 सीट्स जीतेंगी, पर अगर भाजपा इनमें से 30 सीटें भी जीत जाती है, वो 150 के पार चली जाएगी। हम इन सीटों को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर आप 290 सीटों का एक आंकड़ा देखें, उसमें से तकरीबन 90-95 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान पॉपुलेशन इतनी है कि भाजपा का जीतना काफी असंभव सा हो जाता है, काफी मुश्किल हो जाता है। बची बाकी 200 सीटें, उन 200 सीटों में 50 सीटें ये ऐसी हैं जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं 50 सीटों में इलेक्शन डिसाइड होगा। ये 50 सीटें ऐसी हैं कि अगर बीजेपी यहां स्कोर नहीं कर पा रही तो वो 120 130 के आंकड़े पर सिमट के रह जाएगी, पर कभी मेजोरिटी मार्क नहीं पार कर पाएगी। इसलिए मेरे एनालिसिस में ये 50 सीटें इलेक्शन डिसाइडर मैं इन्हें कहता हूं कि पिछली बार की 77 सीटें जो बीजेपी जीती, ठीक है, वो जीत लेगी, ऐसा मान के चलते हैं। जो 45 उसके बाद की सीटें, उन पे भी भाजपा को ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए।